हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग नज़ीर अहमद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो नज़ीर अहमद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जो आने की संभावना रहती हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर जो कि कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ाने से पहले मैं डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ कराना मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले मैं नज़ीर अहमद जी के बारे में बताऊंगा कि उनके पैदाइश कहाँ हुई है, मतलब कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उसका वफ़ात कब हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या सब किया, क्या सब नहीं किया। हर एक पॉइंट पहले मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले समझा दूंगा फिर क्वेश्चंस कराऊंगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि नावल निगाह डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ, यानी जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो नावल लिखते थे, इसीलिए नावल निगाह डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि नज़ीर अहमद की पैदाइश ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ पर 1836 में हुई थी। यानी उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1836 है। कहाँ पर हुआ था? तो जिला बिजनौर था और उसमें जो है कि अफजलगढ़ में उसका जो कि पैदाइश हुआ था। उनके वालिद का नाम क्या था? तो सआदत अली था। ठीक है, नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर आज़म पुरी से मिलता है। देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद जी के बारे में, तो आपको जो जो यहाँ पर पॉइंट्स ठीक लगे कि इसे याद करना मुनासिब है तो आप उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़िए कि अब्दुल गफूर ठीक है, जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलाफा में थे। नज़ीर अहमद ने गांव के ही मकतब में इब्तदाई तालीम हासिल किया, यानी शुरुआती जो तालीम होती है तो वो गांव के मदरसे से ही किया था। और मौलवी नसरुल्लाह से अरबी की मेयारी किताबों का दर्स लिया, यानी जो अरबी की जो पढ़ाई है बेसिक जो नॉलेज है वो नसरुल्लाह जी से हासिल किया है। और आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए। तो जैसे उसका बेसिक क्लियर हुआ पढ़ाई गांव में, तो वो आला तालीम मतलब ऊंचे लेवल की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो दिल्ली चले गए। ठीक है, और प्रिंसिपल कारगिल के जरिए 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। कब लिया? 1845 ईस्वी में दाखिला लिया। ठीक है, 13 साल की उम्र में नज़ीर अहमद के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी जब उसके वालिद जब डेथ किया तो उस समय में उसका उम्र जो था वो 13 साल था। और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे, यानी 1853 ईस्वी तक जो कि दिल्ली में ही रहे। उसी दौरान मौलाना अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई, यानी जब वो दिल्ली में था तो उसी दौरान में जो है कि उनकी जो शादी है अब्दुल खालिक की पोती से हो गया था। ठीक है, अच्छा, शादी के बाद हुसूल मुआश के लिए पंजाब चले गए। हुसूल मुआश यानी अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए, है ना, जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तंगी हालत, वो कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। और टेम्बल साहिब में 40 रुपया माहवार पर मुअल्लिमी की मुलाजिमत इख्तियार किया। ठीक है, और चंद सालों के बाद मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी मतलब कुछ साल ही काम किया और काम करने के बाद में वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर चले आए। कहाँ चले आए? कानपुर, जहाँ मुदारिस की डिप्टी ने इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए। लेकिन नामुवाफिक हालात ने यहाँ भी इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वो जो है कि यहाँ पर भी काम छोड़ दिया। इसी दौरान जो है 1857 ईस्वी में गरका हंगामा हो गया। किसी तरह दिल्ली वापस आ गए और तसनीफ़ और तालीफ में मशगूल हो गए, यानी किताब लिखने में मशगूल हो गए। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अवलिन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। तस्लीम का मतलब होता है मानना, यानी जो उर्दू का जो नावल निगार है पहला जो है डिप्टी नज़ीर अहमद को ही माना जाता है। ठीक है, उन्होंने कई नावल लिखी हैं जिनमें मिरतुल उरूस इनका पहला नावल है, यानी बहुत सारा किताबें लिखा है नावल का, उनमें एक है मिरतुल उरूस जो कि इसका पहला नावल है। नज़ीर अहमद के नावलों के दौर इस असरात मुरतब हुए। अपने तसानीफ के जरिए उन्होंने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया, है ना। और 74 साल की उम्र में 1910 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। तो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया तो उसको उसमें से जो जो इम्पोर्टेंस है आप उसे नोट करके याद कर लेंगे। अब आइए हम लोग नज़ीर अहमद की पैदाइश और उन्होंने क्या क्या किया है उसको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो
उसकी तैयारी कर लेते हैं, किस टाइप में सवाल आएंगे। ठीक है, देखिए नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई है तो बतानी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है वो आपका 1836 ईस्वी में होता। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में हुआ था। तो इसका 12 नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, तौबतुन नसूह किसका नावल है? तौबतुन नसूह जो है कि ये फेमस किताब है, आपको पता होना चाहिए नावल का। तो वो किसका लिखा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल अलिफ राइट, डिप्टी नज़ीर अहमद का ही लिखा गया है। शामिल निसाब इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? इक़्तिबास जो शामिल निसाब का मतलब हुआ कि दरख्शा उर्दू में, क्लास 10 के जो दरख्शा उर्दू है उसमें एक ये है इक़्तिसाब है, तो वो किस नावल से माखूज हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो हो जाएगा तौबतुन नसूह, यानी तौबतुन नसूह से जो है कि इक़्तिसाब लिया गया है। अगला है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? तो किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नज़ीर अहमद जी ने नावल लिखा है। अगला प्रश्न है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ है? तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1910 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया है। अब आइए अगला देख लेते हैं कि ये नज़ीर हो गया, यहाँ पर गलत हो गया टाइपिंग। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद के पैदाइश 1836 में हुआ था, बिजनौर जिला के अफजलगढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला है कि नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नज़ीर अहमद जो हैं उन्हें नावल का मतलब कि सबसे अव्वलीन मतलब कि सबसे पहला नावल लिखने वाला शख्स माना जाता है। तो नज़ीर अहमद के जो बहुत सारे ऐसे नावल किताबें लिखे थे उनमें से आपको दो ही किताब का नाम पूछा है, तो बता देंगे कि एक है आपका इब्नुल वक्त है और एक है तौबतुन नसूह, दो का नाम बता देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो नज़ीर अहमद जी ने नावल की किताबें लिखी हैं उसका भी नाम आप बता सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है कि फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? यानी फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? ये आपके दरसा उर्दू से लिया गया है ये सवाल, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट से कहानी को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। तो दोस्तों फहमीदा जो है नसूह की बीवी थी और हमीदा जो है नसूह की बेटी थी। ठीक है, भूलेंगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा है? तो नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा है। ठीक है, तो नावल की किताब ख़राब नहीं होता, बहुत ही बेहतर होता है और उसे पढ़ना भी चाहिए, बहुत सारा सीख मिलता है। ज़ेर निसाब नावल की इख्तिसाब से दो किरदारों के नाम लिखिए। तो दो किरदार का नाम लिखना है, तो एक है नसूह और एक है हमीदा, दोनों का नाम लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने में, तो अभी जो भी प्रश्न में अभी बताएगा अभी यहाँ से इधर 11 से इधर, तो ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव बना करके भी सवाल पूछ लेगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे बेहतर तरीके से तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे ज़रा सा भी। नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए, यानी नज़ीर अहमद कौन हैं, उसकी पैदाइश कब हुई, इंतकाल कब हुआ, कहाँ पर पढ़ाई किया है, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में आपको लिखना है। तो उर्दू नावल की तारीख में नज़ीर अहमद ऐसे नसर निगार थे जिनको उर्दू नावल की बानी कहा जाता है, यानी उसे जो है उर्दू नावल की क्या कहा जाता है? बानी कहा जाता है। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1936 ईस्वी में ज़िला बिजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। और पप्पा का नाम क्या था? उसका सआदत अली था। नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर आज़मपुरी से मिलता, जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खुलफा में थे। ठीक है, तो उसका जो नस्ल है जहाँ पर मिलता है वो बता देंगे। ठीक है, अच्छा, नज़ीर अहमद की तालीम कहाँ हुई थी? गांव के मकतब में हुई थी, मैंने आपको बताया। फिर आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है, फिर कानपुर में मुदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए और इल्मी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो उसके बारे में कहा था, आप बता देंगे, बस हो गया। अच्छा, फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जब फहमीदा के बार बार जो नाम सुन रहे हैं फहमीदा, तो फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालना आपको। तो नावल तौबतुन नसूह के इस ज़ेर निसाब इक़्तिबास में, यानी कि तौबतुन नसूह जो कि नज़ीर अहमद के लिखे गए के नावल हैं, तो उसमें जो इक़्तिबास है जिसमें फहमीदा एक क्या है, अहम किरदार निभाते हैं। तो जो नावल के मरकजी किरदार नसूह की बीवी थी, किसकी बीवी थी? नसूह की बीवी थी।
اور नसूह जब अपने गुनाहों से तौबा करता है और घर के अफराद की इस्लाह करना चाहता है, यानी वो खुद तो तौबा कर लेता है और अपने घर वालों की भी इस्लाह करना चाहता है, उनको भी तौबा करवाना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी बीवी फहमीदा को एतमाद में मिलाता है। क्योंकि भाई किसी को भी अगर आप अच्छे काम के लिए आमादा करेंगे तो सबसे पहले उनको समझाना पड़ेगा, अपने भरोसे में लाना होगा, तो एतमाद में लेता है। फहमीदा के मजहबी अमाल गर्चे तशफ़ी बख्श नहीं थे, लेकिन उसके शख्सियत में इस्लाही अनासर मौजूद थे, सिर्फ तरबियत और महज की ज़रूरत थी। चुनांचे नसूह ने जब फहमीदा से इस्लाही मौजू पर गुफ्तगू किया तो फहमीदा न सिर्फ ये कह के खुद इस्लाह की तरफ माइल हो गए, बल्कि अमली तौर पर नसों के इस्लाह के मिशन में शामिल हो गए। इस तरह जो कि फहमीदा का किरदार एक मुस्बत किरदार है, इस तरीके से आप बयान कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें आपको नॉलेज भी कम से कम होना चाहिए। अच्छा, अभी जो अगला सवाल है ये और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखना है, तो उर्दू में 5 नावल का नाम लिखना है, तो आप बता देंगे कि जैसे, तो मतलब कि ऐसा ज़रूर नहीं है कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में, तो डिप्टी नज़ीर अहमद के जो किताबें हैं सिर्फ नावल का उसी के बारे में लिखना है, ज़रूरी नहीं है। आप किसी का भी 5 नावल का नाम लिख देना है। यहाँ पर कहा है कि उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखना है, तो ये आप बता देंगे। तौबतुन नसूह किसका लिखा गया? डिप्टी नज़ीर अहमद का। इब्नुल वक्त भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखना है, वो भी बता देंगे आप। एक है फिरदौस बरें जो कि अब्दुल हलीम शरर जो कि लिखा है। एक है निर्मला जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। एक है इमराव जान अदा जो कि मिर्ज़ा हादी रसुआ जो है कि लिखा है इसको, तो आप बता देंगे इस तरीके से। अच्छा, अगला है कि सर सैयद के सिर्फ खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमात पर रोशनी डाली है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान व अदबी के फ़रोग़ और इर्तिक़ा के लिए जो अदबी तहरीक चलाई है, उनमें सर सैयद के रफ़क़ाए कार में 5 अफराद ख़ुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। यानी उनके जो कि एक तरीके से दोस्त के हिसाब से उनका जो मदद किया है, उनका जो है कि नाम लेना बहुत ही मुनासिब है। क्या क्या? एक है सर सैयद, एक है आपका हाली, एक है आपका शिबली नुमानी और एक है डिप्टी नज़ीर अहमद और मौलाना ज़िकाउल्लाह। इन्हीं को अनासिर खमसा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनासिर खमसा कहते हैं, जिससे कि एक अहम अंसर डिप्टी नज़ीर अहमद भी थे। ठीक है, तो इस हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमत काबिल कदर हैं। उन्होंने अपने बच्चों के तालीम और तरबियत की गरज से चंद इस्लाही क़स्से कहानियाँ लिखीं, लेकिन उनकी वही किताबें आगे चलकर उर्दू नावल की बुनियाद बन गई। ठीक है, यानी असल में वो जो किताब लिखी गई थी तो अपनी बेटियों की इस्लाह के लिए, उसकी बेटियां बिगड़ी हुई थी तो उनकी इस्लाह के लिए लिखी गई थी, और वही आगे चल कर के नावल का शक्ल ले लिया। नज़ीर अहमद की तसानीफ़ और उर्दू नसर में काबिल कदर और कीमती सरमाया है। ठीक है, चलिए अब आइए, लास्ट सवाल है आपका कि इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखिए। इस्लाही जज्बे है ना, उस पर 5 जुमले लिखना है। तो इस्लाही जज्बे यानी जज्बों की सुधार से मुराद जज्बा है जो किसी शख्स के अंदर इस्लाह का ख्याल पैदा होता है। यानी जो भी कोई गलत काम करता हो तो उसको ख्याल होता है कि नहीं, मुझे सही करना चाहिए, मुझे इस्लाह करना चाहिए। ज़ेर निसाब इख्तिसाब के पस मंज़र में इस्लाही जज्बा से मुराद जज्बा है जो सर सैयद के दिलो दिमाग में मौजूद था, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कह के इस जज्बे को जो कि बरता, बल्कि अमली तौर पर उसे तहरीक की शक्ल दे दी, और MA और कॉलेज अलीगढ़ में कायम करके मिल्लत इस्लामिया के नौनिहालों में ये जज्बा पैदा किया, और अपने रफ़क़ाए कार के साथ इस्लाही जज्बा को बरोए कालाने में सरगर्म अमल रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद की पूरी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका जन्म कब हुआ था, उसके बाप का नाम क्या है, और कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ तक पढ़ाई किया, कैसे उसकी ज़िंदगी गुजरी, इंतकाल कब हुआ, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप इतना यकीन माने कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।